So now we will discuss concept analysis. तो कंटेंट एनालिसिस जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि भाई कंटेंट जिसमें हम कंटेंट को एनालाइज करते हैं, हर एक पैरामीटर्स को देखते हुए चलते हैं, कौन सा लेसन हमें पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, साइकी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है, कितना हम उसको किस तरह से हमारा उसमें गोल्स रहेंगे, किस तरह से हम लेसन प्लान करेंगे। तो ये सब कंटेंट एनालिसिस में देखा। अब हम देखेंगे कंसेप्ट एनालिसिस। अब कंटेंट तो हमें पता चल गया कि हमें इतने वीक्स में इतना पढ़ाना है, इतने डेज में इतना कंप्लीट करना है, इस दिन हमें ये वाला कंटेंट पढ़ाना है। अब आ गई टॉपिक की बारी, मतलब कि अब कंटेंट में भी कंसेप्ट की बात आ गई। अच्छा, मुझे फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है। अच्छा, तो कंसेप्ट हो गया, वो कंसेप्ट फोटोसिंथेसिस हो गया। आइडिया और कॉम्प्लेक्स इमेजेस, मतलब हम क्या करते हैं, आइडिया लगाते हैं। इट इज़ एन आइडिया कॉम्प्लेक्स मेंटल इमेजेस a generalizing form and develop in the mind that helps to describe for the level phenomena। मतलब कंटेंट एनालिसिस, मतलब सॉरी, कॉन्सेप्ट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम अपने दिमाग में एक मेंटल इमेज बनाते हैं कि भाई उस रफ हम इमेज बनाते हैं कि अच्छा ये पढ़ाने के बाद बच्चा क्या सीखने वाला है। कॉम्प्लेक्स इमेज बनाते हैं हम अपने दिमाग में, आइडिया डेवलप करते हैं और मेंटल इमेजेस बनाते हैं। और इसमें फोकस होता है एंड प्रोडक्ट पर कि हम इसका एंड क्या होगा। फॉर्म करने में फ्रूटफुल होती है, मतलब फॉर्म करने में फ्रूटफुल होती हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी कॉन्सेप्ट टीचर पढ़ा रहा है तो वो ना एक अपनी रफ इमेज लेके चलता है माइंड में कि अच्छा ये पढ़ाऊँगा तो बच्चे को ये आएगा। कितना पढ़ाना है मुझे, कितना कंसेप्ट को कितने मिनट पढ़ाना है। एक रफ इमेज दिमाग में लेके बैठता है और एक मेंटल इमेज क्रिएट करता है अपने दिमाग में, एब्स्ट्रैक्ट। इट इज़ अ मेंटल फॉर्मेशन और इवेंट दैट कम फ्रॉम इंडिविजुअल परसेप्शनल एक्सपीरियंस। मतलब कि एक मेंटल फॉर्मेशन की जा रही है, अपने दिमाग में सोचा जा रहा है कि भाई आप एक एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो कि आपको एक आप हाइपोथेसिस, टेम्पररी सोल्यूशन आपके दिमाग में सेट करके बैठे हो कि अच्छा अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन हमें राइज होगा क्लास में तो आई कैन आंसर देम, उसके आगे पीछे बीच वाले हर प्रकार के हाइपोथेसिस, क्वेश्चनरी, जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं कंसेप्ट से रिलेटेड, वो हम क्या करेंगे कंसेप्ट एनालिसिस में देखते हैं। मतलब कंसेप्ट एनालिसिस मोर और मोर ये है कि जब हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं क्लास में जाके, तो हमें उसके आगे पीछे बीच के इर्द गिर्द के लेटेस्ट के कंटेम्प्ररी कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट्स हैं वो एक टीचर को पता होने चाहिए। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपने दिमाग में मेंटल इमेज बना के चलता है कि अगर क्लास में किसी ने कोई ज़्यादा ही इंटेलिजेंट बच्चा निकल गया, ठीक है, हम ये अलाउ करते हैं ना, टीचर अलाउ करता है कि भाई पूछो जो पूछना है, तो कोई भी क्वेश्चन उसको राइज हो उसके लेवल का वो आंसर कर सकता है। अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसी समय अपनी टेम्परेरी सोल्यूशन अपने दिमाग में लाएगा और क्या करेगा, हाइपोथेसिस क्रिएट करेगा दिमाग में। अच्छा इसका ये आंसर होगा तो फटाफट वो बच्चे को बता पाएगा। अगर उसने एनालिसिस नहीं किया होगा कंसेप्ट का, ऐसे उड़ के आ गया होगा, तो वो कैसे ये सोच रही है कि तू सोल्यूशन देगा। वो बोले बट चुप बड़े शॉर्ट क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। It is a mental image, a concept, a view of reality developed by observer, perception and experience। अब जितना हम अपने आप को एक्सपीरियंस देते हैं, जितना हम उसमें पढ़ते हैं या उसको समझते हैं,
तो हमें उतना एक्सपीरियंस होता चला जाता है, परसेप्शन बनती चली जाती है, इमेज क्रिएट हो जाती है। चाहे हमने पढ़ा, चाहे हमने वो चीज़ देखी क्यों ना हो, चाहे हमने वहाँ गए क्यों ना हो, एक बार हमने रट लिया या हमने उस पर समझ लिया, उसको इर्द गिर्द उसके सारे फैक्टर्स पढ़ लिए, तो हमें क्या होता है, एक्सपीरियंस गेन हो जाती है चीज़। मेंटल इमेज, अ कंसेप्ट, अ व्यू ऑफ रियलिटी डेवलप बाय ऑब्जर्व। कंसेप्ट हो गया। अब कंटेंट एनालिसिस फिर से आएगा। कंसेप्चुअल फॉर्मेशन, कंसेप्चुअल फॉर्मेशन होता है कंटेंट। कंसेप्चुअल मतलब ये इसकी पूरी, ये कंसेप्ट कहाँ से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड कंसेपियर, कंसेपियर से हुआ है। इसका मतलब होता है कंसीव, कंसीव, रिसीव, रिसीव सो दैट concept an idea conceive in the mind or to take idea in the mind। कहते हैं कि जो मतलब जो कंसेप्चुअल फॉर्मेशन है, मतलब कि हम एक लैटिन वर्ड से आया कंसेप्चुअल, कंस्पियर, कॉन्स्पियर से आया है, और जिसका मतलब होता है कंसीव करना, रिसीव करना किसी चीज़ को, है ना। दैट अ कंसेप्ट इज एन आइडिया कंसीव बाय the mind to take idea in the mind। anyways ये कुछ पढ़ने नहीं पड़ा। देर आर 4 प्रकार के जो मेजर कंसेप्ट होते हैं, फ्रिक्वेंटली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। मेंटल टू नर्सिंग थ्योरी पर्सन, इन्वायरमेंट, हेल्थ, नर्सिंग, मतलब कि 4 प्रकार के मेजर कंसेप्ट हो सकते हैं जो कि इंटरलिंक्ड होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल टू नर्सिंग थियरी पर्सन, इन्वायरमेंट, हेल्थ और नर्सिंग। दूसरों को इफेक्ट होगा, क्या बोला है भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सीधा सीधा यहाँ मतलब ये है कि जो कंसेप्ट एनालिसिस है वो मतलब आपके दिमाग को 4 प्रकार से इंटरलिंक्ड है। ये कैसे कि जैसे कि इन्वायरमेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंट आपसे लिंक्ड है। हेल्थ आपकी अपब्रिंगिंग, जैसी आपकी अपब्रिंगिंग होगी आप वैसा ही सोचना शुरू करते हो। तो कंसेप्चुअल एनालिसिस में ये कहाँ से आ गया, एक्सपीरियंस गेन के करने की वजह से होता है। अब इवेल्युएशन स्ट्रैटेजी क्या होती है? इवेल्युएशन स्ट्रैटेजी मतलब, इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है? इवेल्युएशन मतलब जिसमें आप इवेल्युएट कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो अपने आप को, अपने दिमाग को खंगाल रहे हो, सीधी सीधी बात है। इवेल्युएशन मतलब इवेल्युएट करना, अपने आप को चेक करना कि आपका कैसा काम हो रहा है, इवेल्युएट कर रहे हो आप। स्ट्रैटेजी मतलब प्लानिंग, तरीका, स्ट्रैटेजी है ये, ठीक है, स्ट्रैटेजी। व्हाट इज दिस, स्पेलिंग इज गलत यार। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी, ठीक है। स्ट्रैटेजी मतलब एक तरीका या प्लानिंग या वे या मेथड, इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी। एवेल्युएशन हम बोलते हैं किसी चीज़ को हम चेक करते हैं, जब हम चेक करने का तरीका होता है कोई, ठीक है। ऐसे कभी भी बैठ के कहीं भी बैठ गए और शुरू हो गए, नो, तरीका, एक वेल प्लान्ड तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं इवेल्युएशन स्ट्रैटेजी। जब किसी भी बच्चे को एक्सेस करना है, एक्सेस नहीं, असेस करना है, किसी का मूल्यांकन करना है या उसको समझना है, बच्चे की कैपेबिलिटी या कुछ ड्रॉबैक्स को इंट्रोड्यूस करना है, तो हम किस स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं? इवेल्युएशन स्ट्रैटेजी का। इवेल्युएशन स्ट्रैटेजी एक प्लानिंग या तरीका होता है किसी भी चीज़ को वैल्यूएट करने का या चेक करने का। तो इसमें कहा रहा है कि चेक ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, प्रायर नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज कैसा है
हम चेक करते हैं। उसके बाद मेथड जिसमें हम चेक कर सकते हैं। तो 3 प्रकार के मेथड्स होते हैं, जिसमें समेटिव, फॉर्मेटिव, डायगोनिज्म। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। बट हम सबसे पहले ये देखेंगे हम इवेल्युएशन कैसे करेगा टीचर। अब इवेल्युएशन पहले तो वो ये जानेगा ना कि कैसे इन बच्चों का नॉलेज किस लेवल का है। पहले वो क्वेश्चनिंग करेगा या क्लासरूम में वो पूछेगा कितने बच्चों को ये चीज़ पता है। तो वो कुछ लोग बोलेंगे हमें पता नहीं है, कुछ बोलेंगे हमें पता है। तो टीचर को पता चल गया अच्छा इनको इतना नॉलेज है, अब मुझे यहाँ से शुरू करना है ना। तो प्रायर नॉलेज होता है जो प्रीवियस उसने जितना भी उसको एक्सपीरियंस के साथ उसको वो नॉलेज हुई है, और उस लेवल से उठाकर उन्हें अगले लेवल तक जोड़ना टीचर का कर्तव्य है। इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी प्रायर नॉलेज से फिर शुरू होती है। ये मेथड होता है जिसमें हम चेक करते हैं किसी भी बच्चे की क्वालिटीज़ को। एक होता है फॉर्मेटिव होता है जिसमें FA1 FA2 और एस से होता है जो एनुअली होता है। फॉर्मेटिव होता है जो हमें यूनिट 1 यूनिट 2, ठीक है। और डायग्नोस्टिक जो होता है जो क्लासरूम के दौरान जब आपकी जो क्लासेस होती हैं उस टाइम टीचर इवेलुएट कर रहा होता है, तो उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक। ठीक है, क्लास में जब टीचर क्वेश्चनिंग करता है कोई भी चीज़ की, ठीक है, नॉलेज को एक्सेस करने के लिए, मतलब अच्छा तुम बताओ हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट है उसमें जो प्लांट की जो रूट है वो क्या वर्क करती है, तो एक्सेस कर रहा है टीचर, डायग्नोस कर रहा है क्लासरूम के दौरान उनसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग लेके उसमें उनकी इम्प्रूवमेंट करता है। अगर बच्चे को नहीं पता होगा ये क्वेश्चन तो फिर वो उसी टाइम पे इमीडिएटली उसको बताता है कि नहीं अच्छा ऐसा होता है या ऐसा ऐसा होता है। क्लासरूम में क्वेश्चनिंग के दौरान डायग्नोस करता है टीचर, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी कहलाती है। ऑब्जर्वेशन के माध्यम से टीचर मेडिकेट करता है बच्चों को, ऑब्जर्व करता है, ठीक है। और इस तरह से जैसे लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को अगर डिटेक्ट करना है कि अच्छा ये बच्चे की रीडिंग कैपेबिलिटी अच्छी है, तो कैसे पता चलेगी, जब तक वो करवाएगा नहीं। जब वो करवाएगा रीडिंग किसी बच्चे से, वो अटक रहा है या अच्छे से बोल रहा है, तो टीचर रिकॉग्नाइज करता है अच्छा ये बच्चा बहुत अच्छे से रीडिंग कर लेता है, वो तो उसको रीडिंग करवा के ही पता चलता है। तो ऐसे क्या होता है कि बच्चे की उसकी इम्प्रूवमेंट होती है, जहाँ तो उसको अपनी क्वालिटीज़ के बारे में पता चलता है। एक्सेस करने से हमें, ये डायग्नोस करने से हमें पता चलता है कि अच्छा हम तो इतने अच्छे भी हमें पता ही नहीं था हम इतने अच्छे रीडर हैं, है ना। जब टीचर डायग्नोस करता है सब बच्चों को पता चलता है अच्छा ये बच्चा इसमें इंटेलिजेंट है, अच्छा ये बच्चा पेंटिंग में, अच्छा ये बच्चा बोलने में अच्छा है, ये बच्चा डिबेट करने में अच्छा है। तो ऐसे टीचर जब जब वो एक्टिविटी करवाता है या बिहेवियर चेक करता है, एक्सेस करता है क्लासरूम के अंदर के दौरान या एक्टिविटीज़ के दौरान, तो उसे ये डायग्नोस करने को मिलता है कि बच्चे को पता चलता है इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है, कहाँ पे सुधारना है। रीडिंग करते समय बच्चे को पता चलता है, स्पीकिंग चेक की जाती है कितना ये बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है। वीक स्टूडेंट्स होंगे तो वो भी पता चलेगा इसमें। और इस तरह से लर्निंग एरर जो भी बच्चे को सिखाते समय पता चलेगा कि अच्छा इसमें ये लर्निंग एरर है, वो वहीं पे सुधारेगा, वहीं पे इसको सोल्यूशन मिल जाएगा। डायग्नोस टीचर ही करेगा स्टूडेंट को।
टीचर तो करेगा ही करेगा। और जब टीचर ने बता दिया अच्छा तेरी रीडिंग कमज़ोर है, तो बच्चा क्या करेगा? खुद को डायग्नोस करेगा, बोल के देखेगा, सेल्फ इवेलुएट करेगा। अच्छा मेरे को मैम ने ऐसे कैसे बोल दिया, फिर वो बोल के देखेगा, मैं तो रीडिंग ही रीडिंग करके दिखाऊंगा मैम को। तो इस तरह से टीचर डायग्नोस करता है क्लासरूम के दौरान। और इसमें जितना हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं इस चीज़ में, उतना ही ये जल्दी स्टार्ट कर लेगा, उतना ही जल्दी हमें पता चल जाता है अच्छा इस बच्चे में ये चीज़ की कमी है, इसको इसमें काम करना बाकी। और इसमें क्या होता है? नेक्स्ट फॉर्मेटिव होता है यूनिट टेस्ट टाइप का। जैसे कि आपका 15 दिन क्लास चली, मान लो कि ऐसे समेटिव असेसमेंट में आपका 5 चैप्टर आएंगे, 10 चैप्टर्स हैं आपके टोटल, 5 चैप्टर्स समेटिव में आएंगे। तो 1 यूनिट मान लो कि 2 यूनिट हमारे FA में आएंगे यूनिट 1 में। तो 2 यूनिट आएंगे, तो 2 यूनिट्स के अंदर जब आपका यूनिट टेस्ट होता है तो उसमें आपका जो असेसमेंट होता है, इंटरनल असेसमेंट हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया, तो उसमें क्या होता है कि इस दौरान जो भी हमें ड्रॉबैक्स दिखते हैं, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। कुछ चीज़ गलत हो गई, अच्छा टीचर ने बताया अच्छा तुम्हारा आंसर कैसे गलत था पता है, इसमें तुमने ये वाली चीज़ नहीं लिखी, ऐड ऑन की नहीं की। तो ये छोटे टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें बच्चे को फीडबैक मिल जाता है कि हमें और क्या करना है, लर्निंग एरर मिल जाते हैं, मतलब कि कुछ चीज़ उसको नहीं आ रही समझ। बिहेवियर मॉडिफाइबल होता है, कंडक्ट करवाया जाता है। और सबमिटिव असेसमेंट वो होते हैं जो कि एनुअली होते हैं, एंड में किए जाते हैं, जिसमें कोई फीडबैक नहीं दिया जाता, आपको रिज़ल्ट बताया जाता है कि भाई ये रिज़ल्ट है आपका, पूरा साल भर आपने जो भी मेहनत की, लास्ट में जो आप अच्छी मेहनत कर लोगे तो आपका यही रिज़ल्ट बनेगा। प्रमोट टू नेक्स्ट लेवल, मतलब जहाँ पे पिछले साल आप थे और अगले साल आप नेक्स्ट क्लास में चले जाते हो, प्रमोट किए जाते हो, दैट इज सबमिटिव असेसमेंट। ठीक है, असाइन टू ग्रेड, इसमें हमें ग्रेड मिलते हैं। और इस तरह से आपको समझ में भी आई होगी चीज़ें। आपने सुना होगा कि जब पोर्टफोलियो की जब हम बात करते हैं तो पोर्टफोलियो में 3 चीज़ें आती हैं। 3 चीज़ें जिसमें आता है सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट होते हैं ना, एक सेकेंड, सेल्फ असेसमेंट एज अ टीचर, कि आपकी एज अ टीचर आपने सेल्फ असेस करना है कि एज अ टीचर आप कितना डेवलप हो पाए। सेल्फ असेसमेंट मतलब कि क्या क्या चेंजेस आए इस दौरान, आपको क्या क्या चेंजेस फ्लक्चुएशंस देखने को मिली इस दौरान। और एज अ टीचर आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ इनबिल्ट हो गई हैं इस पीरियड के दौरान, आपने जो भी एजुकेशन ली है या आपने जो भी प्रैक्टिस की है, तो उस दौरान आप एज अ टीचर आप कैसी क्वालिटी अपने अंदर इनबिल्ड कर पाए हो। ओवरऑल एक्सपीरियंसेस, ओवरऑल एक्सपीरियंस मतलब जितना आप विजिट कर पाए हो, इसमें जो आपको पता चलता है कि आप कितना अपने आप को सेल्फ ग्रूम कर पाए हो अपने आप। तो फीडबैक, ये था पोर्टफोलियो का प्रकार। डायग्नोस्टिक सेंस ऑफ कंपटीशन डेवलप करता है। डायग्नोस्टिक सेंस ऑफ कंपटीशन कैसे डेवलप करता है कि मान लो कि बच्चे को एक्टिविटी दी गई और डायग्नोस हो गया कि अच्छा पेंटिंग करता है लड़का, है ना, ट्राइंग टू डू समथिंग,
एंड टीचर ने री कर दिया। भाई री मतलब बता दिया कि ये बच्चा तो बहुत अच्छे से ड्राइंग कर लेता है, और सेंस ऑफ कंपटीशन डेवलप हो गया कि अब मैं इनको और इसमें इम्प्रूव करके दिखाऊंगा। अंदर वो कंपटीशन वाली भावना डेवलप होना शुरू हो जाती है। टीचर क्या करता है, प्रीवियस नॉलेज के साथ, अगर प्रीवियस नॉलेज उसका लैक कर रहा है तो हम उसको और उसके साथ उसका बेस फाउंडेशन जोड़कर उसको पढ़ाया जाता है या प्रोसीड किया जाता है। फार्मूलेशन ऑफ एक्शन रिसर्च क्या होता है, जो एवेल्यूशन स्ट्रैटेजी या डायग्नोस्टिक फॉर्म ऑफ वो है स्ट्रैटेजी, उसमें क्या करते हैं हम एक्शन रिसर्च को फॉर्मुलेट करते हैं। अब एक्शन रिसर्च क्या होता है, इमीडिएट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, गिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। मतलब कि मान लो कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई, क्लासरूम के दौरान कोई प्रॉब्लम हुई छोटी मोटी, और आपने इमीडिएटली उसको सोल्यूशन दे दिया वहीं पे खड़े खड़े ही। तो एक्शन रिसर्च वही होता है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी हो, रूट कॉज एट अ टाइम आपकी प्रॉब्लम, उनकी जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन आपको मिले इमीडिएटली। तो इसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च। और ये सब जो एक्शन जो हम ले रहे हैं, सोल्यूशन उसको दे रहे हैं, वो उसकी नीड के हिसाब से होना चाहिए, ना कि कुछ भी दे दिया। नहीं, एक्शन रिसर्च क्या होती है, इमीडिएट सोल्यूशन टू द इमीडिएट एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। मतलब बच्चे को एजुकेशनली कोई क्वेश्चंस उसको नहीं बन पा रहा, उसको नहीं समझ में आ रहा, तो आपने इमीडिएटली आपको उसको हेल्प करनी है, सोल्यूशन देना है। रिफ्लेक्टिव असाइनमेंट्स, अब इसमें भी रिफ्लेक्टिव एक असाइनमेंट होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमने एक्सपीरियंस करे, जो भी हमारे साथ, मान लो कि एक फेस हो गया हमारा, फर्स्ट सेमेस्टर फेस हो गया हमारे, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 5 मंथ्स होने को कंप्लीटेड है। तो इस 5 मंथ्स के अंदर आपने एक जर्नल बनाना है, मतलब एक जैसे डायरी होती है वैसा ही डेली आप जर्नल बनाते हो। उसमें आपने रिफ्लेक्ट करना है अपने एक्सपीरियंसेस कि आज क्या हुआ और इस एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा। एक्सपीरियंस लिखना, लिख के देखना, इसमें क्या होता है कि आपकी जो थिंकिंग है वो रिफ्लेक्ट होती है। अच्छा, आपने 5 महीने में कुछ ड्रॉबैक्स भी देखे होंगे, कुछ प्लस पॉइंट्स भी देखे होंगे, और इस तरह से जब आप लिखते हो आपकी थिंकिंग प्रोसेस पता चलती है किसी भी इंस्टीट्यूशन के प्रति, और इस तरह से आपके बिहेवियर को चैनलाइज किया जा सकता है। एक्सपीरियंस में आपका फियर, क्या डर लगा आपको, यहाँ आगे कोई चीज़ होती है जो आपको डराती है, आपने आपको इवेलुएट करना। इवेलुएट क्या होता है, वही चेक करना। लिंकिंग सर्विस असाइनमेंट, लिंकिंग क्या होता है, लिंकिंग सर्विस असाइनमेंट मतलब कि जो भी आपको क्लासरूम में टीचिंग के दौरान आपको इस 5 महीने के अंदर कोई भी ऐसे असाइनमेंट्स मिले होंगे, छोटे छोटे एक्टिविटीज़ मिले होंगे, जो कि वो कैसे लिंक्ड है कम्युनिटी से, कम्युनिटी के साथ कैसे लिंक्ड है, क्या कम्युनिटी पे उसका कोई प्रभाव पड़ेगा आपकी इस टीचिंग के दौरान। यस ऑफ कोर्स, आपने वो पढ़ा होगा स्वच्छता भारत अभियान। तो जब हम स्वच्छता भारत अभियान की बात करते हैं तो ये कम्युनिटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जब हम एक एज अ टीचर आप कहीं जा रहे हो और वहाँ पे जाके सफाई कर रहे हो, स्लम एरियाज़ में जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक कम्युनिटी को साथ लेके चल रहे हो, और कम्युनिटी आपके साथ है, आप सोसाइटी को स्वच्छ रखना चाहते हो, सोसाइटी के साथ चलना चाहते हो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और इस तरह से जो भी हम असेसमेंट्स होते हैं, डायग्नोस करते हैं, एक्शन करते हैं, सोल्यूशन देते हैं टाइमली, रिफ्लेक्टिव असाइनमेंट, जो रिफ्लेक्टिव जर्नल की हम जो बात कर रहे हैं, एक टीचर को बनाना चाहिए, है ना। इनसे पता चलता है कि वो कितना सोच पा रहा है अपनी एक्टिविटीज़ को लेके।
एनीवेज अभी हमारा ये चलता है कि फीडबैक। अब डायग्नोसिस में हमें फीडबैक भी मिलता है, तो फीडबैक जैसे कि कैसे टीच करना है, स्टूडेंट कैसा होगा, ग्रुप कैसा बनाना है, इंटर्नशिप, कोर्स वर्क, और इस तरह से आपके टैलेंट का पता चलता है। टैलेंट हंट जिसे हम बोलते थे, चेक हम हमारे अपने इंटरेस्ट को चेक करते हैं। मान लो कि एग्जाम्पल है कि एक हॉल है, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ अलॉट कर गई हैं आपके लिए। लाइक एक पोर्शन है पेंटिंग का, एक पोर्शन है डांसिंग का, एक सिंगिंग का, और एक स्पीकिंग का, और टैलेंट हंट जिसे हम कहते हैं वो बना दिया गया है। बहुत सारे बच्चे उसमें छोड़ दिए गए और कहेंगे बच्चों को कि बच्चों जो आपका मन है वो करो। तो मन के हिसाब से बच्चा अपनी अपनी फेवरेट एक्टिविटीज़ चूज़ कर लेगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि इससे टीचर को पता चलेगा, डायग्नोस करेगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस की अच्छा ये बच्चा अच्छे से कर पा रहा है। तो टीचर एसेस प्रोफेशन, फेवरेट सब्जेक्ट एंड फीडबैक। टीचर एसेस प्रोफेशन. So I thought you will understand what I'm trying to say here. Okay, bye bye. Take care. See you soon.